अरे इस जंगल के सभी जानवर कहाँ गए भाई? लगता है आज मुझे यहाँ कोई शिकार नहीं मिलेगा। आज मुझे इंसानों की बस्ती में ही जाना पड़ेगा। और वो जंगली सुअर इंसानों की बस्ती में जाने लगा। रास्ते में ही उसे बहुत सुंदर सब्जियों का खेत दिखाई दिया। अरे वाह, इस खेत में तो बहुत सुंदर सब्जियां लगी हैं और इनकी खुशबू भी बड़ी सुंदर है। चलो आज यहीं पेट भरता हूँ। इनको खाने से ज्यादा तो इनको बर्बाद करने में मजा आ रहा है। हे भगवान, क्यों मुझ गरीब से इतनी परीक्षा ले रहा है? क्यों मुझ गरीब को इतना सता रहा है? हाय, मैं तो बर्बाद हो गया। इस सुअर ने तो पूरे खेत की सब्जी खराब कर दी। अरे कलवा, क्या हुआ बेटा? क्यों इतना परेशान हो और रो क्यों रहे हो? बता बेटा। सब कुछ तो आपके सामने ही है काका। अब बचा ही क्या है जिससे मेरे घर की रोटी चलती थी? आज वो सब खत्म हो गया। अब परिवार को पालने का कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। अब तो भूखा ही मरना पड़ेगा। परेशान मत हो बेटा, ये सब उस दुष्ट जंगली सुअर ने किया है और ये इस गांव की एक नई समस्या है। आज तेरे खेत की फसल खाई है तो कल किसी और की खाएगा। और फिर सुअर को तो जैसे चस्का ही लग गया। वो हर दिन रात होते ही किसानों की फसल खाता और पूरी फसल खराब कर देता। वाह, क्या बात है! कुछ दिनों से तो खाने की कोई फिक्र ही नहीं करना पड़ता है। वाह! इस तरह सभी किसान जंगली सुअर से परेशान होके गांव के सरपंच के पास गए। अरे क्या हुआ भाई? आज अचानक पंचायत में बुलाया है? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है सरपंच जी, कुछ भी ठीक नहीं है। पूरे गांव वाले परेशान हैं उस दुष्ट जंगली सुअर से। प्रतिदिन किसी ना किसी की फसल सब्जी खराब करता है, कुछ भी नहीं बचाता दुष्ट। हाँ सरपंच जी, हम सभी बहुत परेशान हैं। जल्दी से जल्दी उसे पकड़ो, नहीं तो वह सुअर पूरा गांव ही खत्म कर देगा। ठीक है ठीक है, आज रात हम खुद खेतों में जाएंगे और उस जंगली सुअर को पकड़ेंगे। और कलवा, तुम भी हमारे साथ चलोगे? ठीक है? ठीक है सरपंच जी, मैं तैयार हूँ। फिर रात होते ही दोनों खेत में चारपाई बिछाकर बैठ जाते हैं और उस सुअर का इंतजार करने लगते हैं। अरे कलवा, ये सुअर तो अभी तक नहीं दिख रहा है। लगता है उसे पता चल गया है कि आज मैं यहाँ हूँ। डरता है मुझसे। लो सरपंच जी, वो देखो, वो आ रहा है। शायद वही सुअर है। अरे अरे बाप रे बाप, कितना खतरनाक सुअर है! ये तो किसी राक्षस से कम नहीं लगता। आज हम जिंदा नहीं बचने वाले। भाग कलवा, ये सरपंच देख लेगा इसको। अरे अरे, ये कलवा तो डरकर भाग गया, लेकिन मैं इसे जरूर पकड़ूंगा। फिर सरपंच उस सुअर के सामने आ जाता है। अरे ये सुअर तो डर ही नहीं रहा। और सुअर उससे डरने के बजाय सरपंच के ही पीछे पड़ जाता है और उसे भगा देता है। वो सुअर साधारण सुअर नहीं है, वो बहुत ही खतरनाक जानवर है। इसे कोई साधारण इंसान नहीं पकड़ सकता। इसके लिए हमें राज्य के राजा जी के पास ही जाना होगा शिकायत करने। फिर सरपंच और सभी किसान राजा जी के पास जाते हैं। क्या हुआ सरपंच? और सभी लोग यहाँ ठीक तो हैं? फिर सरपंच ने राजा को पूरी कहानी बताई। मंत्री जी, पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि जो भी व्यक्ति उस सुअर को पकड़कर मेरे पास लेकर आएगा, जिंदा या मुर्दा, उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी हमारी तरफ से। जाओ। जी महाराज, जैसा आप कहें। सुनो सुनो सुनो, जो भी व्यक्ति उस जंगली सुअर को पकड़ेगा उसे राजा की तरफ से 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। सुनो सुनो सुनो। क्या हुआ मंत्री जी? अभी तक कोई भी व्यक्ति आया क्यों नहीं है? लगता है आपने पूरे राज्य में घोषणा नहीं की है।
नहीं महाराज, मैंने खुद सेवक और सेना के साथ जाकर पूरे राज्य में घोषणा कराई थी। लगता है वो जंगली सुअर बहुत खतरनाक है, इस वजह से कोई भी व्यक्ति अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता। बड़ी गंभीर समस्या है ये तो। अब क्या करूं? ऐसे तो ये दुष्ट सुअर पूरे राज्य की फसल खाकर पूरे खेत खाली कर देगा। क्यों ना पड़ोसी राज्य के राजा विक्रम के दोनों राजकुमारों के सामने ये प्रस्ताव रखूं, जिनको हमारी राजकुमारी ने विवाह करने से इनकार कर दिया था। ये सही रहेगा। मंत्री जी जाओ, पड़ोसी राज्य के राजा विक्रम के दोनों पुत्रों को ये सूचना दिला दो कि जो भी राजकुमार उस जंगली सुअर को पकड़कर लेकर आएगा, जिंदा या मुर्दा, उस राजकुमार से मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। फिर सेनापति सेवक को दूसरे राज्य भेजता है और सेवक उन राजकुमारों को पूरी बात बताता है, जिनमें से बड़े भाई का नाम युगवीर और छोटे भाई का नाम राजवीर था। युगवीर बड़ा ही कपटी और शातिर था। वो बहुत ही दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति था। वहीं राजवीर बहुत ही शांत और सीधा स्वभाव का व्यक्ति था। राजवीर, सुना तुमने? क्या ये सही है या मैंने कुछ गलत सुना? नहीं भैया, यही सही है जो आपने सुना है। अच्छा, तो अब मुझे कोई नहीं रोक सकता राजकुमारी रुक्मणी से विवाह करने को। मेरा तो बरसों का सपना पूरा होके ही रहेगा। अभी जाता हूँ राजा के पास और बोलता हूँ विवाह की तैयारी करें। और फिर युगवीर खुश होते ही राजा के राज्य चल देता है। वो बहुत ही ज्यादा खुश था। महाराज, आप जल्दी ही विवाह की तैयारी करें, क्योंकि मैं कुछ ही समय में उस जंगली सुअर को पकड़कर आपके सामने पेश करने वाला हूँ। इस बार तो राजकुमारी से मेरा विवाह होगा ही। हाँ युगवीर, मैं तैयार हूँ, तुम शर्त तो पूरी करो। फिर युगवीर जंगली सुअर को पकड़ने जंगल की तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ राजवीर सोच में पड़ जाता है। वो भी राजकुमारी से बहुत प्यार करता था। वो राजकुमारी के लिए कुछ भी कर सकता था। ये अच्छा मौका है मुझे अपने प्यार के लिए कुछ करने का, और ये अवसर मुझे नहीं गंवाना चाहिए। ऐसा सोचते ही राजवीर अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ को पूरी बात बताता है। ठीक है बेटा, अगर यही शर्त है तो ठीक है। जा, उनकी शर्त को पूरा कर और जल्द से जल्द मेरी बहू को मेरे घर लेकर आ। लेकिन ध्यान से, जंगली सुअर बहुत ही खतरनाक होते हैं। और ये ले, ये तलवार बहुत ताकतवर तलवार है ये, इससे ही उसे मारा जा सकता है। आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझे कुछ नहीं हो सकता माँ। अब मुझे इजाज़त दो कि मैं शर्त पूरी करके ही वापस आऊँ। और फिर राजवीर उस जानवर की खोज में जंगल की तरफ निकल पड़ता है। हाँ, कितनी तेज धूप है। मैं कुछ समय के लिए यहीं पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ, फिर आगे जाता हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। ये दुष्ट जानवर है कहाँ? सेवक ने तो यही गुफा के बारे में बताया था, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। लगता है इसके अंदर जाना पड़ेगा। और फिर राजकुमार गुफा के अंदर जाने लगता है और वो जाते ही देखता है कि वो खूंखार जानवर इंसान का मांस खा रहा था। हे दुष्ट जानवर, बहुत हुआ तेरा खेल। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अब तो तू गया। नादान बालक, लगता है कि तूने मेरे बारे में अच्छे से सुना नहीं है। कोई बात नहीं, मैं खुद ही बता देता हूँ और मेरे खाने का भी इंतजाम हो जाएगा। इतना बोलते ही सुअर राजवीर के पास आने लगा। जैसे ही उसने राजवीर पर हमला किया, वैसे ही राजवीर ने अपनी तलवार से उस सुअर को मार दिया। अब मैं इसे राजा के पास लेकर जाता हूँ। और फिर राजकुमार उसे लेकर राजमहल के लिए निकलता है और कुछ दूर चलते ही अरे ये क्या, भैया तो यहाँ आराम कर रहे हैं। लगता है बहुत थक गए हैं। मैं जाकर उन्हें उठाता हूँ, फिर दोनों साथ महल जाएंगे। ये क्या, इसने तो मुझसे पहले ही जानवर को मार दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। राजवीर, तुम बहुत थक गए होगे। एक काम करो, तुम भी थोड़ा आराम कर लो, जब तक मैं कुछ खाने को लेकर आता हूँ। बहुत भूख लगी है। ठीक है भैया। फिर युगवीर कुछ सोचते हुए खाने को लेने जाने लगता है। अरे वाह, ये जड़ी बूटी का पेड़, क्या बात है। इससे तो इंसान की सांसें बंद हो जाती हैं और वह मर जाता है। लेकिन ये मैं उसे खिलाऊंगा कैसे?
तभी उसे संतरे का एक पेड़ दिखाई देता है। फिर वो कुछ संतरे तोड़ता है और उनमें वो जहरीली जड़ी बूटी लगा देता है। वहीं पास में बैठा बत्तख ये सब देख रहा होता है। अरे अरे, ये दुष्ट राजकुमार अपने ही भाई को मारने का सोच रहा है। हे भगवान, कितना पापी इंसान है ये। मैं इसके भाई को जाकर साफ बता देता हूँ, नहीं तो बेचारा बेमौत मारा जाएगा। फिर वो बत्तख राजवीर को ढूंढने निकल पड़ता है। लगता है यही उस कपटी का भाई है, इसे मैं सब कुछ बता देता हूँ। फिर वो बत्तख राजवीर को सब बता देता है कि कैसे उसका भाई उसे मारने की पूरी तैयारी कर चुका है। अच्छा ये बात है, मेरे पीछे मेरे ही बड़े भाई साजिश रच रहे थे, लेकिन मैं उन्हें इसमें कामयाब नहीं होने दूंगा। आने दो उन्हें। और फिर कुछ समय बाद युगवीर फल लेकर वहां आ जाता है। लो राजवीर, ये फल खा लो, भूख मिट जाएगी, फिर साथ चलते हैं महल में। लो भैया आप भी खा लो, आपको भी भूख लगी होगी ना? नहीं भाई, मैंने वहीं पेड़ के पास ही बैठकर बहुत सारे फल खाए हैं, मेरा तो पेट भरा हुआ है और नहीं खा सकता। तू खा ले भाई, बहुत स्वादिष्ट फल है। फिर राजवीर सारे फल खा लेता है। भैया ये कैसे फल हैं? इन्हें खाने से मुझे चक्कर क्यों आने लगे हैं? हे भगवान, लगता है उस जहरीली जड़ी बूटी का असर होने लगा। अब मेरे रास्ते का कांटा साफ हो जाएगा। रुक्मणी, मैं आ रहा हूँ तुमसे विवाह करने के लिए। अब मैं इसे कहीं छिपा देता हूँ। और फिर इतना बोलते ही वो राजवीर को पेड़ों के पीछे छुपा देता है और वहां से उस जानवर को उठाकर निकल पड़ता है। महाराज, ये रहा आपका शिकार और आपकी शर्त भी पूरी हुई, लेकिन अभी तक आपने विवाह की तैयारी नहीं की। क्या हुआ महाराज, आप अपनी शर्त से मुकर तो नहीं गए? नहीं युगवीर, ऐसा नहीं है। अभी हमने अपने राज दरबार के राज पंडित से विवाह के मुहूर्त के बारे में पूछा, तो उन्होंने हमें बताया कि अभी 3 दिनों तक मुहूर्त नहीं है विवाह का। इस वजह से ये विवाह 3 दिन बाद होगा। ठीक है महाराज, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं चौथे दिन आता हूँ राजकुमारी से विवाह करने। अभी मैं जा रहा हूँ। हे भगवान, इस दुष्ट से मैं अपनी पुत्री का विवाह कैसे करा दूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कुछ तो करना पड़ेगा इसका। सेनापति, हम इस दुष्ट राजकुमार से अपनी पुत्री का विवाह नहीं कर सकते। इस दुष्ट युगवीर को रास्ते में ही मौत के घाट उतार दो। जिंदा नहीं बचना चाहिए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। लेकिन अब महाराज, ये तो गलत है। आपने ही शर्त रखी थी और अपनी शर्त से मुकरना एक राजा को शोभा नहीं देता। सेनापति, हम जानते हैं, लेकिन हम अपनी पुत्री के साथ गलत नहीं कर सकते। हमारी आज्ञा का पालन किया जाए। ठीक है महाराज, जैसा आप कहे। और फिर सेनापति अपनी कुछ सेना को लेकर युगवीर के पीछे जाने लगा। कुछ दूर चलते ही युगवीर सेनापति को मिल जाता है और युगवीर सेनापति को देखते ही सोचता है, लगता है विवाह का मुहूर्त आ गया है। इस वजह से सेनापति जी मुझे लेने आ रहे हैं। युवराज, मुझे राजकुमारी ने भेजा है और कहा है कि अगर आप मुझे युद्ध में हरा देंगे तो ही वो आपसे विवाह करेंगे। तो ठीक है, फिर मैं राजकुमारी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिर ये तो छोटा सा युद्ध ही है। इतना बोलते ही सेनापति और युगवीर के बीच भीषण युद्ध शुरू हो जाता है। युगवीर सेनापति को अपनी चालाकी से मार देता है। आज तक भला कोई जीता है मुझसे जो ये जीतेगा? मैं अपने राज्य को जाता हूँ। यहाँ राजा परेशान थे और सोच रहे थे, इस दुष्ट ने तो सेनापति को भी मार दिया। लगता है भगवान ने मेरी पुत्री की किस्मत में यही दुष्ट पति के रूप में लिखा है। अब क्या करूं मैं? ऐसे ही 3 दिन गुजर जाते हैं और फिर चौथे दिन युगवीर सभा में आता है। क्या हुआ महाराज? मुझे तो विवाह की कोई तैयारी दिख ही नहीं रही है। यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी का देहांत हो गया है। नहीं मंत्री जी, पूरे राज्य में घोषणा करा दो कि आज हमारी पुत्री का विवाह समारोह है और सभी राज्य के लोगों को आमंत्रित होना है। हम अपनी पुत्री का विवाह धूमधाम से करेंगे। मंत्री सेवक के साथ राज्य में घोषणा करने चला जाता है। सुनो सुनो सुनो,
आज हमारी राजकुमारी का विवाह समारोह है और महाराज जी ने सभी को विवाह में आमंत्रित किया है। सुनो सुनो सुनो। क्या आज राजकुमारी का विवाह उस दुष्ट के साथ होना है? ये मैं नहीं होने दूंगा। मैं अभी राजवीर को जाके ये सब बताता हूँ। बत्तख राजवीर के पास जाता है और उसे विवाह की जानकारी देता है। अब समय आ गया है सबके सामने मेरे भाई की सच्चाई को लाने का। राजवीर विवाह के मंडप पर पहुंच जाता है। रुकिए, ये विवाह नहीं हो सकता। ये इंसान राजकुमारी से धोखे से विवाह करने की कोशिश कर रहा है। अरे राजवीर, आओ बेटा, कैसे हो और ये कैसे धोखे की बात कर रहे हो? फिर राजवीर ने सभी को पूरी बात बताई। लेकिन मैंने उन फल को गले में रखा था और युगवीर के वहां से जाते ही मैंने वो फल निकाल दिए थे, जिससे मुझे कुछ नहीं हुआ और मैं जिंदा हूँ। और इसकी सच्चाई सबके सामने लाने के लिए ही सही समय की प्रतीक्षा करने लगा और आज वो समय आ गया है। सरी को इस युगवीर को अभी की अभी फांसी दे दो, क्योंकि इसने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। नहीं महाराज, छोड़ दो इसे। इसने जो भी किया हो, लेकिन है तो मेरा ही भाई। माफ कर दो इसे। मेरे भाई, मैंने तेरे लिए कितना बुरा सोचा, लेकिन तू अभी भी मुझे बचा रहा है। हो सके तो माफ कर देना मेरे भाई, माफ कर देना। आज हम अपनी पुत्री का विवाह राजवीर के साथ खुशी खुशी करेंगे और एक राज्य का राजा भी बनाते हैं। फिर उसी मंडप में राजवीर और रुक्मणी का विवाह कराया जाता है और सभी खुश होकर विवाह का आनंद लेते हैं।